Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. We are here with our last and lecture number 32 of the subject Strategy for Human Resource Management. So as we already discussed in the last two lectures, we are revising what we did in the first 30 lectures, and we have revised from chapter 1 to 15, and now let's revise from lecture 15 to 30. First of all, again we will have to recall for the last time the HRM process and its functions. So for any human resource management functions and process, you have to perform the following functions, which you can show and see in the diagram. Now first we've got human resource planning, which we call it HRP. In this you decide and you see that how many employees do you have, how many employees will you need, and how many employees you have as a surplus employees, or how many employees are short from what you need. Then we moved on to recruitment. We did it in detail, that when you create a pool of capable candidates, ऐसे कैंडिडेट जिनको आप समझते हैं कि ये केपेबल होंगे जॉब को परफॉर्म करने के लिए, दोज आर योर केपेबल कैंडिडेट्स एंड दोज आर योर पोटेंशियल कैंडिडेट्स. फिर आप इनका एक जब पूल बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, तो फिर आप मूव करते हैं टुवर्ड्स योर सिलेक्शन पार्ट. फॉर एग्जांपल, इफ यू नीडेड 3 एम्प्लॉइज टू सिलेक्ट एंड यू हैव गॉट 300 एम्प्लॉइज, तो इस 300 में से कौन से 3 आपने रखने हैं, दैट इज गोइंग टू बी वेयर सिलेक्शन कम्स इन. सिलेक्शन क्या है? इट इज अ स्क्रीनिंग प्रोसेस or it is a shortlisting process of employees or the capable candidates which can perform the jobs you want to hire the employees for. So ये selection का part हमारा cover कर देता है. अब इस process का जो main मकसद है, that is to identify and select competent employees. अगर तो आपने कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय सिलेक्ट करने हैं तो आपको रिक्रूट करना पड़ेगा, पहले बहुत सारे एम्प्लॉइज एप्लीकेंट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर उसमें से देखना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से एम्प्लॉइज आपके काम के हैं, कौन से एम्प्लॉइज ये जॉब परफॉर्म कर सकते हैं. अगर यहां आपको लगता है कि आपके पास एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज हैं, सरप्लस है, तो आप उनको डिक्रूट कर देंगे, निकाल देंगे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर. अगर आपको चाहिए एम्प्लॉइज तो देन यू विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. सो देन जो नया एम्प्लॉई आपके पास आता है, यू हैव टू टेल हिम अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज अनटिल अनलेस उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो फेमिलियर नहीं होगा, इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो ही विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म. तो उसके लिए आप उसको एजुकेट करते हैं. दैट एजुकेशन विच ब्रिंग्स द एम्प्लॉई टू द ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन वाइज, जो उनका एसोसिएशन पैदा करती है. एम्प्लॉई जो है वो जानता होता है कि बिल्डिंग कैसी है, एम्प्लॉइज कैसे हैं, स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का. That education that you give to your new employee is orientation. और फिर उसके बाद आप उसको उसकी स्किल्स को अपडेटेड रखते हैं. टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है, बिहेवियर्स नए चाहिए, या डिफरेंट जो भी चेंजेस, जो भी स्किल्स आप चाहते हैं कि उसमें अप टू डेट रहें, वो आप उसको ट्रेनिंग के थ्रू जो है वो दे देते हैं, और वो उनको सीख के आपकी जॉब जो है परफॉर्म करता रहता है. अब इस सेकेंड जो लाइन है, या सेकेंड ये जो 2 फंक्शंस हैं, इनका पर्पस क्या है? To provide employees with up-to-date skills and knowledge. जो आज उसको skills चाहिए कि अपनी जॉब वो properly perform कर सके, वो skills, वो knowledge आप उसको दे देते हैं. Then you go for performance management, कि आप उसकी performance management करते हैं कि जो performance आप उससे expect कर रहे हैं, क्या वो performance आप उसको दे भी रहे हैं कि नहीं. तो इस तरीके से आप इसकी performance management का जो process है वो साथ कर देते हैं. देन यू मूव ऑन टू कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट, कि जो सर्विस आपको वो दे रहा है एम्प्लॉई, जो वो टाइम स्पेंड कर रहा है, व्हाट्स इन इट फॉर मी का कॉन्सेप्ट, कि उस एम्प्लॉय के लिए इस काम करने में क्या फायदा, क्या नुकसान है, दैट इज वेयर योर कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स कम. कॉम्पनसेशन सिंपल सैलरी होती है, जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है, अदर देन सैलरी, दे कैन बी फाइनेंशियल, दे कैन बी नॉन फाइनेंशियल एज वेल. ये उसको आप रिटेन करने के लिए बेनिफिट्स देते हैं साथ. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस गिव डिफरेंट बेनिफिट्स एंड डिफरेंट कॉम्पनसेशन प्लान. देन यू हैव टू डेवलप हिज और हर करियर एज वेल, कि जो आपके पास एक एम्प्लॉय आया है
उसने इंप्रूव करना है, उसकी इंप्रूवमेंट की स्टेजेस हैं, तो वो स्टेजेस या वो जो सारा आपने उसकी डेवलपमेंट करनी है फॉर अ लॉन्गर टर्म, दैट इज योर करियर डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। ये सारे फंक्शन अगर ह्यूमन रिसोर्स एंड अलॉन्ग विद अदर फंक्शंस रिलेटेड टू दीज फंक्शंस, अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है तो देन द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज वर्किंग एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अदरवाइज अगर इसमें कहीं भी डिस्क्रिपेंसी है, कहीं भी प्रॉब्लम है, तो द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दे आर नॉट वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इस लास्ट जो प्रोसेस है, ये 3 प्रोसेसेस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट एंड करियर डेवलपमेंट, इसका मकसद क्या है? टू रिटेन कॉम्पिटेंट एंड हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज। हमने कहा था हाई परफॉर्मेंस अचीव करनी है एंड देन यू हैव टू मेंटेन इट, कि वही हाई परफॉर्म करते रहें बार बार, एंड देन यू ऑल्सो हैव टू रिटेन दोज पीपल, यू ऑल्सो हैव टू रिटेन दोज पीपल कि वो आपके पास रहें, आपके लिए काम करते रहें, बिकॉज आपकी इन सारे फंक्शंस में आपकी उन पे इन्वेस्टमेंट हुई है, ट्रेनिंग पे, ओरिएंटेशन पे, करियर डेवलपमेंट पे, कॉम्पनसेशन पे, ये सारी उन पे इन्वेस्टमेंट की हुई है आपने। तो देन यू वांट द हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज कि वो आपके साथ रिटेन रहे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेक्चर नंबर 16 रिवीजन। लेक्चर नंबर 16 में हमने एक नेक्स्ट फंक्शन इसका स्टार्ट किया था कि सोशलाइजेशन क्या होती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होती है। तो हमने कहा कि सोशलाइजेशन जो है वो नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट करना इज सोशलाइजेशन, और उसमें फिर हमने देखा कि इसमें ओरिएंटेशन आ जाती है हमारी और इसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आ जाती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का हमने मेन डिफरेंस जो देखा वो क्या था कि ट्रेनिंग इज टू अपडेट एन एम्प्लॉयज करंट स्किल एंड नॉलेज लेवल, जो आज उसको चाहिए। दिस इज फॉर प्रेजेंट, ट्रेनिंग इज फॉर प्रेजेंट एंड योर डेवलपमेंट इज फॉर फ्यूचर, कि आज से 5 साल बाद आपको एम्प्लॉय में कौन सी ऐसी चीजें चाहिए कि वो आपकी जो पोस्ट आपने उसके लिए सक्सेशन प्लानिंग में या अदरवाइज प्लानिंग में सोची हुई है, वो उस जॉब को, उस पोस्ट को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकेगा। तो ये हमने डिफरेंस देखा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। देन हमने देखा स्टेजेस ऑफ ओरिएंटेशन एंड सोशलाइजेशन, कि पहले जब ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय आता है, जब वो सिलेक्शन के प्रोसेस से गुजरता है, तो वो कुछ परसेप्शंस अपनी बना लेता है, कुछ वैल्यूज सेट कर लेता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की होगी, उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से। जब वो एक्सपेक्टेशंस इनकाउंटर होती हैं, सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है कि क्या वाकई उसमें डिफरेंस था या डिफरेंस नहीं था, और फिर वो डिफरेंट जो डिफरेंसेस होते हैं उनको वो बैलेंस करता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। देन सेटलिंग इन पीरियड उसका स्टार्ट हो जाता है। वहां उसको पता चल जाता है कि क्या मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं एक्सेप्ट किया, और उसकी फिर आगे आउटकम्स होती हैं, या तो प्रोडक्टिव हो जाता है और या फिर वो टर्नओवर की तरफ चला जाता है और साथ उसकी कमिटमेंट पे असर आता रहता है, या वो ज्यादा कमिटेड होता रहता है या कम कमिटेड होता रहता है या सेम कमिटमेंट लेवल रहता है। देन हमने बात की कि सीईओ का रोल जो है ओरिएंटेशन में वो क्या होता है, एंड वी सेड कि सीईओ नॉर्मली अपने नए एम्प्लॉयज को स्पीच देता है, उसमें उनसे बात करता है, उसमें अपने जो यंग एम्प्लॉयज हैं उनको इनकरेज करता है और उनको कल्चर का बताता है और उनको अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर करता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपसे ये चीज एक्सपेक्ट कर रही है, सो यू हैव टू बिहेव लाइक दैट। तो ये सीईओ का ओरिएंटेशन में जो हमने डिस्कस किया था कि उसका रोल क्या है। देन वी टॉक्ड अबाउट एचआरएम मैनेजर्स रोल, कि इसके 2 किस्म के रोल्स होते हैं। एक तो वो उसको प्रॉपर प्रोसीजर्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताता है कि ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, ये प्रोसीजर्स हैं एचआरएम के फंक्शंस के या आपके बिजनेस फंक्शंस के, जो कॉर्पोरेट फंक्शंस हैं। दूसरा वो उसको इंश्योर करता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी और उसकी जो एफिशिएंसी है, उसके लिए अगर उसको कोई असिस्टेंस चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो वो एचआर डिपार्टमेंट को किस तरीके से कांटेक्ट कर सकता है। देन एम्प्लॉय ट्रेनिंग में हमने कहा कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग में क्या होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि एम्प्लॉय को उस ट्रेनिंग की जरूरत है कि नहीं है, जिसके लिए हमने कहा TNA करते हैं, TNA, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। क्या असेसमेंट करते थे हम? गोल्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, उन गोल्स को परफॉर्म करने के लिए कौन से टास्क चाहिए, उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए कौन सा जो है बिहेवियर चाहिए, और फिर इन बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए क्या नॉलेज, स्किल और एबिलिटी चाहिए जो लैक कर रही है, जो नॉट प्रेजेंट, जो विच इज नॉट प्रेजेंट। तो वो नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज में से आपने क्या चीज जो है
उसको एम्प्लॉय को वापस देनी है कि वो अपनी जॉब को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सके। तो ये हमने बात की। देन हमने बात किया कि ट्रेनिंग्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। हमने उसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड किया और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड किया, OJT एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है, जो आप उसको मशीन पे या उसको जॉब की जगह पे ट्रेन करते हैं। और ऑफ द जॉब क्या है कि आप एक क्लास में चले गए, वहां प्रेजेंटेशन दे दी, वहां आपने एक रोल प्ले कर लिया। तो डिफरेंट तरीके जो हैं वो उसके हैं। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट एम्प्लॉय डेवलपमेंट, कि एम्प्लॉय को डेवलप कैसे किया जाता है। फ्यूचर के लिए आप डेवलप कर रहे होते हैं। करंट नीड आपकी कौन सॉल्व कर रहा होता है, ट्रेनिंग, और फ्यूचर के लिए डेवलपमेंट। देन उसमें हमने बात की कि चेंज क्या है। तो चेंज हमने कहा कि चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज को मैनेज करना और चेंज को देखना कि क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या चेंजेस नहीं आ रही, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें हमने एक डिस्कस किया था एक डायग्राम विच वाज लाइक दिस, कि आपके पास अगर इस तरीके की कोई चीज ऑलरेडी चल रही है, रेड कलर है इसका, आपने इसको क्या करना है, इट इज रेड इन कलर, इसको इधर रेड लिख देते हैं। अब आपने इसको आहिस्ता 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 मेंड करते रहना है, और मेंड करते 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 आपने इसको यहां सर्कल बना देना है, और ब्लू कलर का सर्कल बना के, ये आपका प्रोसेस था अनफ्रीज, और ये आपका प्रोसेस था जो चेंज का, कि आपने इसको चेंज कर देना और फिर रीफ्रीज कर देना है इसको। तो ये हमने 3 प्रोसेसेस के डिस्कस किए थे कि यहां आपने अनफ्रीज कर रहे होना एक प्रॉब्लम को, यहां चेंज कर रहे होना, और यहां से चेंज करते करते रीफ्रीज करना, ताकि वो प्रॉब्लम पक्की फिर दोबारा ना आए, और उसको चेंज कर लिया आपने, रूल को, रेगुलेशन को, किसी भी चीज को चेंज करने का ये प्रोसेस था। फिर हमने OD टेक्निक्स के बारे में बात किया कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं। उसमें हमने कहा कि सर्वे फीडबैक हो सकता है, कि आप लोगों से जाके पूछें कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं और फिर उनको सॉल्व करें, एक ये मेथड था। फिर हमने कहा कि प्रोसेस कंसल्टेशन हो सकती है, कि आपके मैन्युफैक्चरिंग के या सर्विस के जो प्रोसेसेस हैं, वो प्रोसेसेस किस तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं, उसमें क्या खराबी है, क्या अच्छाई है, ये आपको कौन बता सकता है, एक्सपर्ट बता सकता है। प्रोसेस कंसल्टेंट्स होते हैं जिनको प्रोसेसेस के बारे में बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होता है, नो हाउ होती है, वो आके आपको बताते हैं कि आपके प्रोसेस में ये चेंजेस पॉसिबल हैं, और ये चेंजेस अगर करें तो उसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है। वो एम्प्लॉइज के साथ बात करते हैं, मैनेजमेंट के साथ बात करते हैं, अपने प्रोसेस को आप डेवलप कर लेते हैं। दैट इज वन ऑफ द OD टेक्निक्स। देन टीम बिल्डिंग, कि टीम जब अगर आप बिल्ड करते हैं तो टीम का आपस में ओपननेस, ट्रस्ट बढ़ जाता है, और साथ ही उसके आप इंटर रिलेशन ग्रुप डेवलपमेंट भी कर रहे होते हैं। वो भी यही बात है कि उनकी रिलेशनशिप आपस में अच्छी हो जाती है, एनवायरमेंट अच्छा हो जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप करती रहती है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं और साथ उनके डिफरेंट सॉल्यूशंस आते हैं। देन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात की, कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने आप को चेंज करती रहती हैं, लर्न करती रहती हैं, नई नई चीजें सीखती रहती हैं, उनको चेंज करने में कोई मसला नहीं होता, एज लॉन्ग एज द चेंज इज पॉजिटिव। तो वो अपने आप को चेंज करती रहती हैं और अपने आप को इंप्रूव करती रहती हैं। और क्यों करती हैं? बिकॉज दे थिंक दैट दे कैन गेन सम कंपेटिटिव एडवांटेज बिकॉज ऑफ द लर्निंग, बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्निक अडॉप्शन। तो इस तरीके से वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं। फिर हमने बात की कि एवेलुएटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, कि एवेलुएट कैसे करते हैं। ट्रेनिंग तो हमने करवा दी, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, क्या उसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो उसमें हमने डिस्कशन की कि एक हम करते थे पोस्ट परफॉर्मेंस। पोस्ट परफॉर्मेंस की क्या, कि जब ट्रेनिंग करके इंसान आया, आपने उसकी परफॉर्मेंस देखी, इंप्रूव हुई है, ठीक है, नहीं इंप्रूव हुई तो ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं हुआ। फिर आपको पता ही नहीं चला कि कितना चेंज आया, कितना चेंज नहीं आया, तो उसके लिए आपने किया प्री पोस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस की, कि एक बंदे की परफॉर्मेंस मेजर की, ट्रेनिंग दी उसको, और फिर परफॉर्मेंस मेजर की। तो देखा कि प्री ट्रेनिंग परफॉर्मेंस क्या थी और पोस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस क्या थी। तो जब ये दोनों डिफरेंसेस आपको पता चल गए कि ये डिफरेंसेस में आया है, तो फिर आपने ये निकाल लिया कि ट्रेनिंग का फायदा हुआ है या ट्रेनिंग का नुकसान हुआ है। देन क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग्स हमने कैसे करनी है, कि क्रॉस कल्चरल है कि अगर कोई आपका एक्सपैट्रिएट जो है ओवरसीज जा रहा है, तो उसको कल्चर की ट्रेनिंग देनी है, फिर उसको आपने लैंग्वेज की ट्रेनिंग देनी है, फिर आपने उसको डिफरेंट रोल प्ले करवाने हैं, तो वो जरूरी है, अदरवाइज वो जाके वहां शायद एडजस्ट ना हो सके। करेंसी है, इकोनॉमिक है, सोसाइटी है, ये सारी ट्रेनिंग आपने उसको दे के भेजनी है। देन इंटरनेशनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इशूज,
कि जब भी आप ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं इसमें कौन कौन से इश्यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक एक्सपेट्रिएट दूसरी जगह पे भेजा है, उस जगह का कल्चर जो है वो डिफरेंट है, कंप्लीटली लॉज डिफरेंट है, तो आप किस तरीके से उसमें वो इनकलकेट करेंगे, किस तरीके से उसको ट्रेन करेंगे कि वो उन सारे इश्यूज से इंटरनेशनली बच जाए। देन इन द लेक्चर 18 वी स्टार्टेड आवर करियर स्टेजेस, करियर डेवलपमेंट, बिकॉज डेवलपमेंट का हम चैप्टर पढ़ रहे थे। तो हमने कहा कि इसमें एक एक्सप्लोरेशन स्टेज होती है जो आपकी स्कूल लाइफ की स्टेज होती है, जिसमें आप अभी अपनी स्टूडेंट लाइफ से अपने वर्क लाइफ में शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो इसमें आप डिसलाइक्स, लाइक्स और ये चीजें जो है ये सारी आप अपनी डिसाइड कर लेते हैं। देन यू मूव ऑन टू द एस्टैब्लिशमेंट स्टेज। यहां आप क्या करते हैं, यहां आपने स्कूलिंग की और यहां आपने फर्स्ट जॉब फाइंड की, थोड़ी देर के लिए काम किया, एंड यू गॉट एविडेंसेस ऑफ योर फेलियर और सक्सेस, कि आप इस जॉब में फेलियर हैं या आप इस जॉब में सक्सेस हैं, आपने अच्छा काम किया या अच्छा काम नहीं किया। तो ये आपकी एस्टैब्लिशमेंट स्टेज हुई। फिर मिड करियर स्टेज आ जाती है, जहां क्या हमने देखा था कि इस तरह परफॉर्मेंस जाते जाते जब मिड करियर आता है तो या तो परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाती है या परफॉर्मेंस डिक्रीज कर जाती है या फिर स्टेबल जाती रहती है। तो ये मिड करियर आपका यहां से स्टार्ट हो जाता है यहां तक कि यहां आप अपने आप को परफॉर्मेंस वाइज डिफाइन कर रहे होते हैं कि आर यू अ बेटर परफॉर्मर और अ लोअर परफॉर्मर और अ स्टेबल परफॉर्मर। फिर हमने लेट करियर की बात की कि एंड में ये 50 की एज के बाद यू हैव बिकम एन एल्डर पर्सन, आपकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं और ये समझा जाता है कि आप दूसरे लोगों की को मेंटोर कर सकते हैं, आप दूसरे लोगों को टीच कर सकते हैं, कोच कर सकते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग को, आपकी सजेशन को वैल्यू दी जाती है। फिर आपका डिक्लाइनिंग पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली वी वर डिस्कसिंग के 70 के बाद, और इन सम कंट्रीज और इन सम एनवायरमेंट्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम 60 और 65, कि जिसमें आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे होते हैं। और यहां अब आपकी जो लाइफ अदर देन जॉब लाइफ है दैट टेक्स मोर प्लेस। तो यहां आप फिर डिक्लाइन कर रहे होते हैं और अपने करियर को खत्म कर रहे होते हैं। देन हमने हॉलैंड वोकेशनल परफॉर्मेंसेस पढ़ी कि हॉलैंड ने कहा था कि क्या क्या वोकेशन का मतलब है कि यहाँ क्या आप कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं, कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनना है, आपने बिजनेसमैन बनना है, ये आप क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंसेस आप देख रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो बात यह है कि पीपल हैव वेरिंग ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंसेस, कि हर बंदे की अपनी ऑक्यूपेशनल जो प्रेफरेंसेस हैं वो डिफरेंट होती हैं। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। तो उसने कहा एक तो ये फैक्टर होता है। द अदर फैक्टर इज इफ यू थिंक योर वर्क इज इंपॉर्टेंट यू आर गोइंग टू बी मोर प्रोडक्टिव, कि जो लोग अपने काम को, अपने वर्क को इंपॉर्टेंट समझते हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं एम्प्लॉइज। देन यू विल हैव मोर इन कॉमन विद पीपल हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट पैटर्न्स, कि जो लोग के इंटरेस्ट आपके साथ मिलते हैं और आपके इंटरेस्ट उनके साथ मिलते हैं तो आपकी बाकी बहुत सारे जो पैटर्न्स हैं, प्रेफरेंसेस हैं, वो भी मिलती जुलती होंगी। देन हॉलैंड वोकेशनल परफॉर्मेंस हमने 6 इसकी जो है वो पढ़े थीम्स, कि कई लोग कन्वेंशनल होते हैं, कई लोग रियलिस्टिक होते हैं, कई आर्टिस्टिक्स होते हैं, कई सोशल होते हैं। तो उस थीम्स में लोग अपने प्रोफेशंस को चूज करने की कोशिश करते हैं कि जो उनके इंटरेस्ट होते हैं उसी में वो जाएं। और इसमें फिर हमने कहा कि 2 थीम्स भी हो सकते हैं और 3 थीम्स भी मिलके एक प्रोफेशन को बता सकते हैं कि आर्टिस्टिक भी है और सोशल भी है, तो ये 2 भी मिल सकती हैं। फिर एंकर्स की हमने बात की कि एंकर्स जो हैं वो क्या है कि 2-3 आपकी प्रेफरेंसेस जो हैं वो मिली होती हैं, एंकर होती हैं, आपके साथ जुड़ी होती हैं, उसके मुताबिक आपका प्रोफेशन जो है वो डिफाइन होता है कि आप ये प्रोफेशन करना चाहते हैं, ये आपके इंटरेस्ट हैं। देन हमने बात की करियर चॉइसेस एंड परफॉर्मेंस की, और उसके साथ हमने फिर MBTI को देखा, मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर पर्सनैलिटी टाइप्स, कि ये मेयर ब्रिग्स ने एक पर्सनैलिटी इंडिकेटर दिया था जो कहता था कि 4 कैटेगरीज में डिफरेंट लेवल पे 16 टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज पे आप लोगों में डिवाइड कर सकते हैं। कि आप उनसे क्या करते हैं, 100 क्वेश्चंस पूछते हैं, 100 क्वेश्चन के जो वो आंसर देते हैं उन आंसर्स पे डिपेंड करता है कि क्या आंसर्स हैं, तो यू पुट देम इन अ वन ऑफ द बॉक्सेस। इस तरह का हमने एक टेबल किया था जिसमें हमने देखा था पर्सनैलिटी 1, 2, 3, 4, 5 और 16 तक पर्सनैलिटीज थी कि आप यहां फॉल करते हैं, आप यहां फॉल करते हैं, आप यहां फॉल करते हैं या आप यहां फॉल करते हैं, डिपेंडिंग ऑन
कि यहाँ आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, यहाँ क्या कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है। तो डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटीज जो बनती थी MBTI में, वो आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन करता था। और रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी डिफाइन हो जाए, देन चूज अ करियर अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, बिकॉज देन यू आर गोइंग टू बी मोर प्रोडक्टिव। देन हमने डिस्कस किया कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्या है। पहली बात तो यह है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनता ही क्यों है। इसलिए बनता है कि आपको पता चल जाए कि जो परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एम्प्लॉय से, क्या वो उतने लेवल पे परफॉर्म कर रहा है कि नहीं परफॉर्म कर रहा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू टेल दैट पर्सन कि भाई तुमने 30 प्रोडक्ट्स पर डे बनानी है, बता दिया। नाउ एट द एंड ऑफ द डे आपने क्या किया, उसको कहा कि लेट्स नाउ टॉक अबाउट इट, कि तुमने ये 30 बनाई है या नहीं। 29 बनाई है, परफॉर्मेंस इज लो। 31 बना लिए हैं, परफॉर्मेंस इज गुड। एंड 30 बनाई है, परफॉर्मेंस इज स्टेबल। ये आपने उसको परफॉर्मेंस को अप्रेज भी करना है, परफॉर्मेंस को मैनेज भी करना है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ एम्प्लॉय रख लिया और वो काम करे या ना करे आपका हेडेक नहीं है। आपका मेन हेडेक है कि वो काम करे, तो उसके लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल मैनेजमेंट सिस्टम जो है आप बनाते हैं। देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम नीड टू इंक्लूड कौन कौन सी चीजें, डिसीजन अबाउट हु शुड इवैल्यूएट परफॉर्मेंस। अभी कोई ना कोई करेगा, सुपरवाइजर करेगा, HR डिपार्टमेंट करेगा, GM करेगा, या उसका मैनेजर करेगा, या उसका असिस्टेंट मैनेजर करे। कौन उसकी इवैल्यूएशन को मेजर करेगा, इवैल्यूएट करेगा। व्हाट फॉर्मेट शुड बी यूज्ड, बिकॉज डिफरेंट फॉर्मेट्स थे हमारे पास, उसमें हमने डिस्कस किया था। बिहेवियरल एंकर था, ऑब्जर्वेशन थी, कैलकुलेशन थी। तो कौन सा फॉर्मेट आप यूज करेंगे ये भी हमने देखना होता। देन हाउ द रिजल्ट्स शुड बी यूटिलाइज्ड, कि उस परफॉर्मेंस सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। आर यू गोइंग टू यूज देम पॉजिटिवली, और यू गोइंग टू यूज देम नेगेटिवली, और यू गोइंग टू यूज देम टू इंप्रूव योर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। किस लिए उन रिजल्ट्स को हमने यूज करना है, एंड हाउ आर वी गोइंग टू यूज देम, ये हमने देखना था। फिर हमने अप्रेजल प्रोसेस पढ़ा। अप्रेजल प्रोसेस में पहले आप उसको बताते हैं, पहले आप गोल सेट कर लिए, गोल सेट करके आपने कम्युनिकेट कर दिए। फिर कम्युनिकेट करने के बाद ऑनगोइंग फीडबैक उसको देते और एंड में एवेलुएट किया, और फिर फीडबैक दी एम्प्लॉय को कि उसने क्या चीज ठीक किया, क्या चीज गलत की है। देन डिफिकल्टीज इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम हमें बहुत सारी आ जाती हैं कि कौन सा स्केल यूज करें, एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड यूज करें, रिलेटिव यूज करें, ऑब्जेक्टिव यूज करें। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट जॉब की नेचर पे, कि किस तरह की जॉब की नेचर है, उस तरह के हम अप्रेजल जो है वो यूज करते हैं। इंटरनेशनल अप्रेजल की भी वजह से हमने बात की थी। देन 3 अप्रोचेस हैं हमारे पास जो हम यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी है, एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड, रिलेटिव स्टैंडर्ड एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने इसमें बात की कि एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड्स हैं जो 100, फॉर एग्जांपल आपने उसको बताया है कि 100 पीसेस तुमने डेली बनाने हैं, तो आप उसने 80 बनाए हैं, तो आप उसको 100 को 80 से कंपेयर करते हैं कि एब्सोल्यूट आपने बताया था 100, बस 100 से कमी नहीं हो सकती। अगर 80 बनाए हैं तो परफॉर्मेंस लो है, अगर 110 बनाए हैं तो फिर परफॉर्मेंस अप है, और अगर 100 बनाए हैं तो ओके है। दूसरी तरफ हमने देखा कि रिलेटिव जो स्टैंडर्ड्स है वो क्या है। आपने कहा था कि 100 है, ठीक है, बट नाउ एक एम्प्लॉय ने 80 बनाए हैं, एम्प्लॉय ए, एम्प्लॉय बी ने आपके 60 बनाए हैं, और एम्प्लॉय सी ने क्या बनाए हैं, इसने 40 पीसेस बनाए हैं डे। अब आप कहेंगे कि ये परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, ये उससे बुरा है, और ये उससे भी बुरा है, बिकॉज आपने कंपैरिजन कर लिया। ही परफॉर्म द बेस्ट, द नॉर्मल एंड द लोएस्ट, ये कंपैरिजन कर लिया। अब ये आपने 100 को कंसिडर नहीं कर रहे, यू नॉट कंसिडरिंग द एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड, कंपैरेटिव, व्हेन यू आर मेकिंग अ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट पीपल। देन आपका एक ऑब्जेक्टिव का मेथड था जिसमें हमने डिस्कस किया था MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। क्या आप मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज मिल के ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हैं ताकि बाद में एम्प्लॉयज को उससे इशू ना हो, एक सर्टन उस पर एग्री कर जाते हैं कि ये बात ठीक है, ये हम स्टैंडर्ड्स अचीव करेंगे। देन उसके बाद वो स्टैंडर्ड्स को अचीव करना एम्प्लॉय के लिए जरूरी होता है। तो ये हमने इस तरीके से इसकी जो है वो 3 अप्रोचेस पढ़ लिए थे कि कौन सी अप्रोच जो है वो किस काम आती है। देन वी मूव्ड ऑन टू के डिस्टॉर्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में। डिस्टॉर्टर्स या जो उसको जो तंग करने वाली चीजें हैं, जो उसको प्रॉब्लमेटिक करने वाली चीजें, वो कौन कौन सी हो सकती है। हमने कहा कि लीनियंसी एरर होता है,
कि कई लोग लीनियंट होते हैं कि वो या तो चीज को बहुत हाई रेट करते हैं या चीज को बहुत लो रेट करते हैं, जो जिससे हो सकता है कि वो जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो आपको वैल्यूएशन से ना मिल सके। फिर हमने कहा हॉलो एरर होता है कि किसी एक ट्रेड के बेस पे बाकी सारी ट्रेड्स को अच्छा या बुरा कह देना। कि एक शख्स है, उसने ड्रेसिंग ठीक नहीं की हुई, तो दैट मीन्स वो परफॉर्मर भी ठीक नहीं है, ना उसको काम करना आता है, ना उसको बोलना आता है, ना कुछ। हालांकि हो सकता है वो बोलता बहुत अच्छा हो, तो काम बहुत अच्छा करता हो, बट आपने क्या किया, ड्रेसिंग देख के उसकी सारी जो है हर चीज को वैसे प्रोडिक्ट कर लिया, तो ये हॉलो इफेक्ट है। देन सिमिलैरिटी एरर है कि जो चीजें आप समझ रहे होते हैं कि आपको आती हैं या आप अच्छे हैं उसमें, आप उसी की बेस पे दूसरे को वैल्यूएट कर रहे होते हैं, वो हमारा सिमिलैरिटी एरर है। देन लो अप्रेजर्स मोटिवेशन है कि जो अप्रेजर है, जो वैल्यूएटर है, उसकी अपनी मोटिवेशन ठीक नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि उन चीजों के रिजल्ट्स पे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड हों कि आप किस किस्म का रिजल्ट देते हैं। फिर हमने सेंट्रल टेंडेंसी की बात की कि अगर 1, 2, 3, 4 और 5 का स्केल हो आपके पास, तो लोग इसको और इसको अवॉइड करते हैं, बल्कि सेंटर में कहीं रहते हैं। दे डोंट, इधर नहीं जाते, एक्सट्रीम्स पे नहीं जाते, सेंट्रल टेंडेंसी, सेंटर में रहने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्मर है और उसको 5 नहीं देंगे बिकॉज एक्सट्रीम पे नहीं जा सकते, तो 4 दे देंगे। अगर कोई बहुत बुरा है तो उसको 2 दे देंगे, 1 नहीं देंगे, बिकॉज 1 हो सकता है बहुत ज्यादा बुरा परफॉर्मर शो कर रहा हो। इस तरह फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स होते हैं कि आप लीगल चीजों से डर रहे होते हो कि आपको कल को कुछ फेस ना करना पड़ जाए आपके इवैल्यूएशन की वजह से, जो आपकी प्रमोशन या सैलरी एनहांसमेंट है उसमें कोई बाद में प्रॉब्लम ना आ जाए कि आपको वो चार्जेस फेस करने पड़े। देन इनअप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन फॉर परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस करने के लिए कोई और चीज चाहिए, आप उसके साथ कोई और चीज एसोसिएट कर रहे हैं जो उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए चाहिए ही नहीं, आप उसको एसोसिएट जब करेंगे तो वो एक एरर हो सकता है। देन एट्रीब्यूशन थ्योरी, कि क्या आप जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी परफॉर्मेंस में कमी आ रही है, उसको कुछ लोग इंटरनल फैक्टर्स के साथ रिलेट कर देते हैं एम्प्लॉय की, और कुछ एक्सटर्नल के साथ। तो ये आपने देखना होता है कि अगर तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं तो एक्सटर्नल के साथ रिलेट करें, अगर इंटरनल है तो इंटरनल के साथ रिलेट करें, ना कि अपनी मर्जी से जहां मर्जी आप कर लें। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर है और उसकी कोई बहस चल रही है कस्टमर के साथ, और कस्टमर उसके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है, और जो ऑफिसर है उसको गुस्सा आ जाता है, या वो थोड़ा सा अनॉयड हो जाता है, या वो उस कस्टमर से थोड़ा सा गलत लहजे में बात करता है। अब इस चीज को मैनेजर देखे तो वो 2 आउटकम्स आ सकती हैं। या तो मैनेजर ये सोच सकता है कि ये कोई ना कोई बदतमीजी की होगी कस्टमर ने, तब ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर जो है उसके साथ गुस्से हुआ है। ये क्या है, उस सेम सिचुएशन को आप एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डाल रहे हैं। या आप ये कर सकते हैं कि पर्सन स्पेसिफाइड हो सकते हैं, कि आप कहेंगे कि ये ऑफिसर जो है ये है ही ऐसा, हर टाइम गुस्से में रहता है, तो ये अब आप उसके इंटरनल फैक्टर्स को हिट कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि एट्रीब्यूशन आप किस तरह करते हैं और कैसे करते हैं। देन इंप्रेशन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट था कि कई लोगों ने अपने सुपरवाइजर्स के साथ इतनी अच्छी सलाम दुआ, जिसको आप कहते हैं, इतनी अच्छी रेपुटेशन रखी होती है कि उसका जो सुपरवाइजर उसको वैल्यूएट कर रहा होता है, तो वो इस चीज को छोड़ देता है कि वो परफॉर्म कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, वो उसकी इंप्रेशन मैनेजमेंट पे ही खुश होकर उसको अच्छा वैल्यूएट कर देता है। या अगर वो रिलेशनशिप सही तरह नहीं उसे बिल्डअप कर सका लेकिन अपनी जॉब ठीक कर रहा है, तो फिर भी हो सकता है कि मैनेजर को, सुपरवाइजर को ये ना लगे कि अच्छा परफॉर्मर है, बिकॉज उसकी आपके साथ पर्सनल जो उसका इंप्रेशन है आप पे, इंप्रेशन मैनेजमेंट उसने ठीक नहीं की। देन इन द 21st lecture we studied about creating more effective performance system, कि हम अपने परफॉर्मेंस सिस्टम को कैसे ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो उसमें हमने कहा कि यूज बिहेवियरल बेस्ड मेजर्स, कि जो बिहेवियर मेजर करें सिर्फ उनकी बात करें। अनरिलेटेड चीजों को मेजर करेंगे तो फिर वो आपके रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे। तो ओनली मेजर दैट थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। बिहेवियर्स कौन से रिक्वायर्ड है वो आप मेजर कर लें। देन कंबाइन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव स्टैंडर्ड्स, कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमने बात की थी कि आपने 100 से उसको कंपैरिजन करना है या आपने उसको पर्सन टू पर्सन करना है, कि उसके पेयर ने क्या किया और दूसरे पर्सन ने उसके साथ जो है वो परफॉर्मर ने क्या किया, 2 लोगों को कंपेयर करें,
प्लस एब्सोल्यूट के साथ कंपेयर करें तो आपका बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। देन प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक, कि ये आपने उसको टारगेट दिया था कि आपने मंथ 1 से लेके मंथ 12 तक ये परफॉर्म करना है, यहां आप देखें और उसको फीडबैक दें, और फिर यहां उसको फीडबैक दें, और फिर यहां उसको फीडबैक दें, ऑनगोइंग फीडबैक यहां भी, बिकॉज इंप्रूवमेंट के चांसेस उसके पास ज्यादा हों। अगर आप उसको साल में टारगेट दिया और यहां जाके पूछा तो फिर इंप्रूवमेंट के चांसेस नहीं होंगे, फिर एक दफा काम हो गया हुआ है, साल का आपका जो एरर्स थे, जो परफॉर्मेंस में जो डिक्रीज आया वो हो चुका है। तो ऑनगोइंग परफॉर्मेंस उसको फीडबैक उसकी परफॉर्मेंस की देते रहे। देन यूज मल्टीपल रेटर्स। मल्टीपल रेटर्स का हमने बात की थी कि अगर ये एम्प्लॉय है तो 360 जो हमने डिस्कस किया था कि उसके बॉस को भी यूज करें या सुपरवाइजर को भी, उसके जूनियर को या उसका जो सबॉर्डिनेट है उसको यूज करें, और उसके को वर्कर को भी यूज करें। तो ये रेटर हो जाएगा, एक ये रेटर हो जाएगा, एक ये रेटर हो जाएगा। 3 रेटर से जब आप पूछेंगे तो आपको बेहतर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है। देन रेट सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिवली रेट करने का मतलब यह है कि उस बंदे को आप एवेल्युएशन का सिस्टम दें जो उसको जानता हो और वो ट्रेन हो और उसको पता हो कि मैंने इसको किस तरीके से एवेल्युएट करना है, अदरवाइज फायदा ही कोई नहीं होगा। देन वी टॉक्ड अबाउट ट्रेनिंग द अप्रेजर, कि अप्रेजर जो है, जो अप्रेज कर रहा है, उसको अप्रेज करना आता ही नहीं होगा तो वो किस तरीके से अप्रेज करेगा, तो उसको ऐसी ट्रेनिंग्स दें जिससे वो प्रॉपर अप्रेजर कर सके। देन इन द 22nd लेक्चर वी स्टार्टेड अबाउट पे, और इसमें हमने कहा कि व्हाट्स इन इट फॉर मी पार्ट को कैसे कवर करना है। जब एक एम्प्लॉय आता है वो आपको सर्विस अपनी देता है, अपना टाइम देता है, अपनी एक्सपर्टीज और अपनी स्किल्स आपके साथ शेयर करता है, आपके लिए परफॉर्म करता है, आपके गोल्स अचीव करवाता है, तो आपने उसको रिवॉर्ड में कुछ ना कुछ देना है। दैट रिवॉर्ड कैन बी इन पे फॉर्म, कैन बी इन कॉम्पनसेशन, बेनिफिट्स और डिफरेंट इंसेंटिव्स हो सकते हैं। अब पे जो है वो आपकी बेसिक पे है कि किस किस किस्म के आप उसको बेनिफिट्स दे रहे हैं, किस किस किस्म के फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे रहे हैं, क्या पैसे दे रहे हैं, कितनी सैलरी मिल रही है उसको, कितने आवर्स के लिए काम कर रहा है और कितने आवर्स उसके पैसे उसको मिल रहे हैं। उसमें हमने देखा कि टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स हो सकते हैं। इंट्रिंसिक, जो उसकी इंटरनल सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करते हैं। एक्सट्रिंसिक, जो उसको अदरवाइज मिलते हैं, नॉट फ्रॉम विद इन बट फ्रॉम द एनवायरमेंट, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अब उसमें फिर फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हो सकते हैं जो डायरेक्टली मनी रिलेटेड होते हैं, पैसा कितना इन्वॉल्व है। दूसरा नॉन फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल में हम कह सकते हैं कि सैलरी कितनी ले रहा है, एट द एंड ऑफ द मंथ 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपीज सैलरी ले रहा है, दैट इज फाइनेंशियल रिवॉर्ड। दूसरी तरफ नॉन फाइनेंशियल हम कहते हैं कि अपना ऑफिस अगर उसको आप कहते हैं कि प्रॉपर्ली फर्निश कर लो, तो दैट इज अ नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड बिकॉज ही फील्स हैप्पी वहां ऑफिस में बैठ के, बिकॉज उसका ऑफिस जो अच्छा फर्निश हुआ हुआ है, दैट इज अ नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एग्जांपल। देन कॉम्पनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज है, उसमें हमने कहा द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग अ कॉम्पनसेशन प्रोग्राम सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन अट्रैक्ट, मोटिवेट एंड रिटेन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज हु परसीव दैट द प्रोग्राम इज फेयर। तो कॉम्पनसेशन का मतलब है जो आप उनको पे कर रहे हैं, जो उनको पेमेंट दे रहे हैं, जो उनको बेनिफिट दे रहे हैं, वो आप क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यू वांट दैट एम्प्लॉय टू बी विद यू, टू वर्क फॉर यू, एंड नए जो एम्प्लॉयज हैं मार्केट में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो समझे कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है तो वो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हों। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि जॉब इवैल्यूएशन क्या चीज है और उसके क्या मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। पहले तो आपने देखना होता है कि कौन सी जॉब जो है उसको कितना पे करना है। कुछ सीनियर मैनेजमेंट है वो ज्यादा पे ले रहा है, कुछ जूनियर है तो वो उससे कम पे ले रहा है, बट ये कैसे डिसाइड करते हैं, इसके लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं विद ऑर्डरिंग मेथड, कि एक में आप सिर्फ ऑर्डर्स बना देते हैं कि 1 2 3 4 5 हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो ये आपने एक ऑर्डर में बना दिया कि इसमें आपकी जॉब्स हैं, ये वाली हाईएस्ट जॉब्स हैं, ये वाली मिडिल जॉब्स हैं और ये वाली लोएस्ट जॉब्स हैं। तो इस तरीके से आपने ऑर्डर बना दिया, ये ऑर्डरिंग मेथड है आपके पास। दूसरा, क्लासिफाई कर देते हैं आप जॉब्स को, क्लरिकल जॉब्स हैं, मैनेजरियल जॉब्स हैं, या मिडिल मैनेजमेंट की जॉब्स हैं, या मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स हैं। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन भी हो सकती है। फिर हमने पॉइंट मेथड डिस्कस किया था कि पॉइंट मेथड जो है वो भी है कि आप पॉइंट वाइज बता देते हैं कि 200 से ऊपर, 300 से ऊपर इस किस्म की जॉब्स होंगी। वो पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम बात करते हैं। उसमें अपने
फिर बात की कि कॉम्पनसेशन सर्वेस करने पड़ते हैं इन सारे कामों के लिए। ये सब के लिए कॉम्पनसेशन सर्वे करना पड़ता है। वो क्या चीज होती है? आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनमें जाके सर्वे करते हैं कि सेम जॉब के लिए कितना पैसा पे किया जा रहा है। वो सर्वेज आपको बताते हैं कि इतना अमाउंट इस जॉब के लिए पे कर रहे हैं, तो फिर आप उस हिसाब से डिटरमिन करते हैं कि आपने कितनी पे जो है अपने एम्प्लॉय को देनी है। फिर उसमें हमने वेज कर्व और वेज स्ट्रक्चर की बात की कि वेज कर्व हमारे पास होती है कि यहां हम लिख लेते हैं, ये कर्व है हमारे पास, और यहां हम लिख लेते हैं कि 100 स्किल लेवल चाहिए, 200 स्किल लेवल चाहिए, 300 या चलो 500। अब इधर हमने साथ ये लिख लेना होता है कि कितना सैलरी है, 3 लाख, 2 लाख यहाँ पर आवर के हिसाब से, और यहाँ स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब अगर तो 200 चाहिए तो फिर 200 के साथ आपने देखा कि ये पॉइंट बन रहा है, तो आपने ये कर्व बना ली, और इसका मतलब है कि आप 2 लाख रुपया पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, बिकॉज उसको 200 स्किल्स की जरूरत है। अगर 500 स्किल्स की जरूरत है तो यू आर गोइंग टू पे हिम समवेयर 6 लाख, तो वो आप 6 लाख उसको पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने, ये हमने कर्व देखी थी और वेज स्ट्रक्चर देखा था कि फिर इसमें हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2, दिस इज लेवल 3 एंड दिस इज लेवल 4। इसमें कुछ ओवरलैप कर रही थी चीजें, लेकिन बाकी पॉइंट मेथड से हमने इसकी रैंकिंग एंड स्केलिंग कर दी थी। तो ये हमने काफी डिटेल में इसको डायग्राम से देखा था, इसको वहीं से रिवाइज करें। ग्रुप नंबर 22 में हमने देखा कि ग्रुप इंसेंटिव्स जो हैं, लेक्चर नंबर 22 में, कि ग्रुप इंसेंटिव जो हैं वो क्या है और इंडिविजुअल इंसेंटिव्स क्या हैं। तो हमने कहा जब वर्क की नेचर डिपेंडेंट होती है, ये पूरा ग्रुप मिल के एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है, तो हम ग्रुप पूरे को इंसेंटिव दे देते हैं, सेम अमाउंट ऑलमोस्ट, कि हर किसी को इक्वल शेयर मिल जाता है, बिकॉज इट्स अ ग्रुप एफर्ट। अगर ग्रुप एफर्ट नहीं है और इंडिविजुअल उसकी असाइनमेंट थी, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव उसने अचीव किया, तो फिर हम उसको जो है इंडिविजुअल इंसेंटिव्स दे देते हैं कि उसकी डिपेंडेंट नहीं थी किसी पे जॉब, उसने जो जॉब परफॉर्म की है उसमें किसी और का इफेक्ट नहीं था, तो फिर आप उसको इंडिविजुअली इंसेंटिव्स देते हैं। देन पेइंग फॉर परफॉर्मेंस, कि कौन कौन से तरीके हैं परफॉर्मेंस को पे करने के। पीस रेट है, 20 प्रोडक्ट्स बनाई, मल्टीप्लाई बाय 10, 200 रुपीज, चलो खत्म। ये आपका पीस, कोई महीने का, कोई दिन का, कोई घंटे के चार्जेस नहीं है, 200 पीसेस। बट इसमें ये हो सकता है कि 200 पीसेस इन हाउ मच टाइम, दिन में बनाने हैं, घंटे में बनाने हैं, 4 घंटे में बनाने हैं, महीने में बनाने हैं, 15 दिन में, टाइम एसोसिएशन इस तरह से हो सकती है। गेन शेयरिंग, कि अगर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन कुछ पैसे या कुछ प्रॉफिट गेन करती है बिकॉज एम्प्लॉय ने परफॉर्म किया है, तो वो एम्प्लॉय के साथ उसका कुछ हिस्सा शेयर कर लेती है। देन वेज इंसेंटिव प्लान, कि किस तरीके से आपने उसको एनुअली इंक्रीज करना है, बाय एनुअली इंक्रीज करना है, कि आप एक वेज जो बेसिक पे होती है उसमें किस तरीके से आप उसका इंक्रीज कर देते हैं ताकि वो एम्प्लॉय आपके साथ रहे। देन प्रॉफिट शेयरिंग, के जितना प्रॉफिट हुआ आपको एंड ऑफ द टर्म, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, जो भी आपने डिसाइड किया, उसमें से आप कुछ चीजें जो है, कुछ जो आपको प्रॉफिट है, परसेंटेज कुछ उसकी, वो आप शेयर कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ। लमसम बोनसेस, 6 मंथ्स बाद, 1 ईयर बाद, इक्वल टू 1 पे, इक्वल टू 2 पे पेज, इक्वल टू 3 पेज आपको बोनस मिल जाता है। देन डिफर्ड बोनसेस क्या होते हैं? अब यहां से हमने स्टार्ट किया था एग्जीक्यूटिव बोनसेस एंड एग्जीक्यूटिव इंसेंटिव्स। डिफर्ड बोनस क्या था? ऐसा बोनस जो आपको देते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहें, कि इफ यू आर गोइंग टू स्टे विद अस फॉर 5 years वी आर गोइंग टू पे यू दिस मच मनी। ये किस लिए? कि एग्जीक्यूटिव्स बहुत जॉब स्विच करते हैं, तो जब एग्जीक्यूटिव्स को आप ये ऑफर करते हैं कि हम आपको डिफर्ड बोनस देंगे आफ्टर 5 years 3 years, तो वो आपके साथ अटैच्ड रहते हैं, आपके साथ रिटेन रख सकते हैं आप उनको। स्टॉक ऑप्शंस दे देते हैं कि वो शेयर्स जो हैं वो किसी टाइम पे भी खरीद सकते हैं एक फिक्स प्राइस पे। अब उसका फायदा क्या होता है? एक तो आपने इंसेंटिव दे दिया एग्जीक्यूटिव को, दूसरा उसका मेन फायदा ये है कि एम्प्लॉय या एग्जीक्यूटिव जो है ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ मालिक, एज एन ओनर। उस मालिक होते हुए, वो ओनर होते हुए उसका ऑर्गेनाइजेशन का, ये फील करता है कि अगर मैं इसको इंप्रूव करूंगा तो मेरा शेयर की वैल्यू भी इंप्रूव होगी, तो मुझे भी फायदा होगा, तो इट्स अ म्यूचुअल देन बेनिफिट। फिर हायरिंग बोनसेस होते हैं कि अगर आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के आ रहे हैं और आपको उसका कोई नुकसान हो रहा है,
तो वो आपको ऑर्गेनाइजेशन पे कर देगी। दोज आर योर हायरिंग बोनसेस। देन पर्क्स होते हैं। पर्क्स क्या है कि अदर देन योर सैलरी, गाड़ी दे दी, इंश्योरेंस करा दी, फ्यूल एक्सपेंस दे दिए, ऑफिस में कुछ ऐसा आपको फैसिलिटी दे दी जो आपको चाहिए, वो आपके पर्क्स हैं। देन गोल्डन पैराशूट का हमने एक क्लॉज था, हमने कहा कि गोल्डन पैराशूट जो है ये ऐसा क्लॉज है कि अगर मर्जर होता है कंपनी का, तो मर्जर में क्या होता था, ए के एम्प्लॉय, बी के एम्प्लॉय, और ये कंपनी कौन सी बन जाती थी, ए बी। और इसमें हो सकता है कि 100 एम्प्लॉय इसके हों, 100 एम्प्लॉय इसके हों, और इस कंपनी को कितने चाहिए, 160 एम्प्लॉय चाहिए। तो इधर से कितने जाएंगे, 20 इधर से फायर हो जाएंगे, 20 इधर से फायर हो जाएंगे। तो ये 20 एम्प्लॉयज को अगर फायर करते हैं तो इनकी जॉब इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ जाती है कि ये अगर मर्जर हुआ तो क्या होगा। तो इस इनसिक्योरिटी को फुलफिल करने के लिए आप गोल्डन पैराशूट का क्लॉज अपने कॉन्ट्रैक्ट में रखते हैं कि अगर मर्जर होता है तो या तो हम आपको अच्छी पोजीशन देंगे नेक्स्ट कंपनी में कंपेयर टू योर प्रेजेंट पोजीशन, अदरवाइज हम आपको लमसम अमाउंट ऑफ मनी देंगे जिसको आप यूज करके अपने एक्सपेंसेस और अपना जो है लाइफ को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि इंटरनेशनल कॉम्पनसेशन क्या है। इंटरनेशनल कॉम्पनसेशन में आपने देखना होता है कि सैलरी जो है वो होम कंट्री की उस जॉब की सैलरी क्या है और होस्ट कंट्री की क्या है। फिर आपने डिफरेंस देने होते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग वहां है और जो यहाँ है उसमें जो डिफरेंस है। फिर कई दफा असिस्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं कि आप एम्प्लॉय को असिस्ट करते हैं कि वो अपना डिफरेंट तरीके से जो एक्सपेंस है वो आप उसके मीट करते हैं, शिफ्टिंग में, फैमिली शिफ्टिंग में, एजुकेशन के, ये वो। तो ये आपने इंटरनेशनल कॉम्पनसेशन में ये चीजें देखनी होती हैं। फिर हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था एम्प्लॉय बेनिफिट का। तो हमने कहा था कि पे तो मिलती है लेकिन बेनिफिट्स लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इसमें हमने ए वाली एग्जांपल डिस्कस की थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन 50,000 दे रही है पे, द अदर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफरिंग यू 45,000। तो हम कौन सी चूज करेंगे, हमने कहा ये चूज करेंगे, बट नहीं, बिकॉज इसके साथ आपके पास बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स। तो ये बेनिफिट्स जो हैं ये 5,000 से ज्यादा क्यों हो सकते हैं। तो इट्स नॉट ओनली द सैलरी और द पे, इट्स द बेनिफिट्स एज वेल कि पैकेज पूरा क्या मिलता है। उसमें हमने बात की कि सोशल सिक्योरिटी एक होती है जिसमें रिटायर हो जाते हैं तो पैसे मिलते हैं, कुछ थोड़ी सी मेडिकल इंश्योरेंस होती है, कुछ आपको जो अदरवाइज जो आपकी सिक्योरिटी है वो इसमें आपको ऑफर की जाती है। फिर ओल्ड एज बेनिफिट की बात की जो पाकिस्तान में भी है कि जब आप एक सर्टेन एज पे पहुंच जाते हैं और ड्यूरिंग योर एम्प्लॉयमेंट आप उनको पे करते रहे हैं तो यू बिकम अ मेंबर ऑफ द ओल्ड एज बेनिफिट फंड, और वो आपको फिर ओल्ड एज में जो भी उनकी प्रिस्क्राइब पैसे होते हैं वो आपको देते रहते हैं। जब हमने कहा डोमेस्टिक पार्टनर बेनिफिट्स क्या हैं, ये वो बेनिफिट्स हैं जो अगर वाइफ काम कर रही है तो हस्बैंड को मिलते हैं और अगर हस्बैंड काम कर रहा है तो वाइफ को मिलते हैं। तो इट्स वाइस वर्सा कि आप उसके लिविंग पार्टनर को क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं। फिर हमने हेल्थ इंश्योरेंस की बात की कि ये ट्रेडिशनली हेल्थ इंश्योरेंस ही दी जाती थी ज्यादातर, और ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बेनिफिट्स दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑफर। देन प्रिफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन थी जो मेडिकल फैसिलिटीज और दूसरी फैसिलिटीज फिक्स रेट पे पे करती हैं। अगर आप उसके मेंबर बन जाते हैं जो एम्प्लॉइज हैं तो देन यू कैन अवेल दोज फिक्स्ड रेट अवेलेबिलिटीज और आपको उसका फायदा होता रहता है। देन वी टॉक्ड अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, जिसमें क्या होता है आप कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ समवंस हेल्थ लाइफ आप उसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं कि अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है तो यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपोज इट, यू आर नॉट गोइंग टू टेल इट टू एनीवन। तो उसमें आप कॉन्फिडेंशियल रखना आपके लिए जरूरी होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एंड द हॉस्पिटल और द डॉक्टर। देन बेनिफिट ओवरव्यू हमने किया था कि डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कंट्रीज में बेनिफिट्स जो है वो किस तरह दिए जाते हैं, और उसमें हमने एक टेबल डिस्कस किया था जो कम्युनिकेशन कंपनीज का था कि उसमें कौन कौन से बेनिफिट्स दिए जाते हैं और किस परसेंटेज पे दिए जाते हैं। देन इन लेक्चर नंबर 24 वी टॉक्ड अबाउट कि बेनिफिट्स और कौन कौन से होते हैं। वेकेशन एंड हॉलीडेज लीव होती हैं कि आप लोगों को लेजर टाइम देते हैं और उनको वेकेशन दे देते हैं या ट्रिप एक ऑफर कर देते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट में से रिटायरमेंट प्लान के लिए एम्प्लॉयज के लिए पैसे जमा करवाती रहती है, जब वो रिटायर होता है उसको कुछ पैसा जो है मिल जाता है। फिर हमने बात की कि डिसेबिलिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम्स होते हैं कि अगर आपकी वर्क लाइफ ड्यूरिंग द एम्प्लॉय इज वर्किंग, ही इज पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसको कोई डिसेबिलिटी आ जाती है स्मॉल और सीवियर काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, तो आप उसको इंश्योरेंस पे करते हैं या आप उसको डिफरेंट तरीके से पे बैक करते हैं। फिर हमने उस पर बात की कि कॉन्ट्रीब्यूटरी या नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी प्लान्स होते हैं
कंट्रीब्यूटरी प्लान्स ऐसे होते हैं जिसमें एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर मिल के कंट्रीब्यूट करते हैं। नॉन कंट्रीब्यूटरी कौन से होते हैं? जिसमें एम्प्लॉई कुछ नहीं देता, एम्प्लॉयर खुद से कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि सोशल एंड रिक्रिएशनल इवेंट्स करवा देते हैं, कॉन्सर्ट्स करा दिए, म्यूजिक नाइट्स करा दिए, डिफरेंट चीजें जो है। देन एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम क्या है कि एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ में उसको जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है, दोज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम्स। देन हाउसिंग है, हाउसिंग दे देते हैं, ये सर्विस साइड ऑफ द बेनिफिट्स देख रहे हैं कि आप उनको घर रहने के लिए दे देते हैं या घर का किराया, रेंट या कोई चीज इस फॉर्म में दे देते हैं। देन ट्यूशन रीइंबर्समेंट्स कि अगर उनके बच्चे या वो एजुकेशन लेना चाहते हैं और उन्होंने फी पे की है एजुकेशन लेने की, तो वो फी ऑर्गेनाइजेशन से रीइंबर्स करा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हैं। देन यूनिफॉर्म्स कि उसको जॉब रिलेटेड यूनिफॉर्म्स जो चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन उसको दे सकती है। देन कंपनी पे ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है कि उसको कम्यूटिंग करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कंपनी खुद दे दे, उसमें फ्यूल खुद दे दे, कई दफा गाड़ी दे देती है, कई दफा ड्राइवर विद गाड़ी दे सकती है, तो ये डिफरेंट है। देन वी टॉक्ड अबाउट कि मॉड्यूलर प्लान्स होते हैं और कोर प्लस बेनिफिट्स होते हैं। अब एक है कि उन्होंने खुद ही पैकेज बना के रखे होते हैं कि ABC चूज कर लो, CDE चूज कर लो, EF चूज कर लो। एक ये ऑप्शन थी, ये क्या थे हमारे पास? मॉड्यूलर प्लान्स, ये और ये और ये, व्हाट आर यू गोइंग टू चूज। दूसरी ऑप्शन क्या थी हमारे पास? ये कोर प्लस ऑप्शन कि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसमें से आपने एक अपनी बकेट खुद बनानी होती है कि मैंने ये 20 बेनिफिट्स लेने हैं, मैंने ये 5 बेनिफिट्स लेने हैं, चलो जी, ये आपका अपनी बास्केट बन गई बेनिफिट्स की। तो इस तरीके से ये डिफरेंट प्लान्स थे। फिर हमने देखा कि बेनिफिट्स इन डिफरेंट कंट्रीज किस तरह के हैं। डिफरेंट कंट्रीज डिपेंडिंग अपॉन देयर लॉ, डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, डिफरेंट जो है बेनिफिट्स ऑफर करती हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट आवर चैप्टर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर योर एम्प्लॉइज। तो उसमें हमने सबसे पहले बात की ओशा की, ऑर्गेनाइजेशनल जो सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट था, ये किसका था? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट अमेरिका का। लेकिन हम इसको पढ़ते इसलिए हैं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड एक्ट्स एंड रूल्स जो सेफ्टी एंड हेल्थ के लिए डेवलप किए गए हैं। तो उस को हमने देखा कि उनको डिफरेंट परमिशन मिली हुई है कि वो किन किन जगहों को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और अगर उनका इंस्पेक्टर जो है विदाउट वारंट वो जा नहीं सकता किसी की इंस्पेक्शन करने के लिए, और अगर वो इंस्पेक्शन में कोई खराबी देखता है तो वो उनको ठीक कर सकता है, उनको सजेस्ट कर सकता है, उनको फाइन कर सकता है। तो ये हमने ओशा के बारे में थोड़ा सा देखा कि उसके इंस्पेक्टर क्या है और इंस्पेक्टर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। बहुत सारे इंटर्नीज कहते हैं व्हाई? बिकॉज एक्सीडेंट्स अगर होते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है। किस फॉर्म में कॉस्ट होती है? एक्सीडेंट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम जाया हुआ, इंजरी हुई, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम जाया हुआ, प्लस हेल्थ, प्लस रिटायरमेंट के जो आपकी इंजरी प्लान्स और ये वो सारा कुछ, तो उसमें पैसा लगता है। तो कैसे प्रिवेंट किए जा सकते हैं एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज? एजुकेट करें लोगों को, उनको ट्रेनिंग दें और ऑर्डर में चीजें रखें, ऑर्डर में चीजों को डिसाइड करें, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, हेलमेट एंड ग्लव्स पहने, एंड देन रेगुलेशन इन्फोर्समेंट कि ये सारे रूल्स बनाएं और फिर उनको इन्फोर्स भी कराएं। अगर कोई नहीं पहनता या नहीं आपकी बात मानता तो उसको फाइन करें या डिफरेंट पेनल्टीज करें। फिर हमने सिक बिल्डिंग्स की बात की थी में कि ऐसी बिल्डिंग्स जहां एनवायरनमेंट काम करने के काबिल नहीं होता, देव गॉट गैसेस, देव गॉट डिफरेंट इंडोर पोल्यूशन, तो वो सिक बिल्डिंग्स होती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। देन वी टॉक्ड अबाउट स्मोक फ्री एनवायरनमेंट कि स्मोकिंग करने वाले जो लोग हैं उनकी वजह से बहुत नुकसान होता है, ब्रेक्स लेते हैं, वो डिफरेंट जो है वो ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको आती हैं कि जिसकी वजह से एब्सेंटिज्म और प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती रहती है। फिर हमने बात की कि रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरीज होती हैं कुछ, जिस तरह हमने टाइपिंग का एग्जांपल उसमें डिस्कस किया कि एक ही मसल को आप बार बार जब स्ट्रेस करते रहते हैं तो दैट मसल कैन डिटीरिएट या उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जिसमें हमने कहा मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो सकता है, MSD, या फिर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम जो यूजुअली आपकी रिस्ट में हो सकता है, तो ये इंजरीज भी हो सकती हैं। देन इन द 26th लेक्चर हमने कहा कि स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस क्या है? जब एक एम्प्लॉय से ये चीज डिमांड की जाती है कि तुम ये काम करो, और या कोटा सिस्टम होता है, या उसको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही होती है, और या उसको थ्रेट नजर आ रहा होता है किस किस्म के काम का, जिसमें अनसर्टिनिटी भी होती है, रिजल्ट्स का भी नहीं पता होता, और
साथ ये भी होता है कि वो काम की इंपॉर्टेंस भी होती है, वो काम करना भी लाजमी होता है, लेकिन उसके करने के बाद के रिजल्ट्स क्या हैं ये भी आपको पता नहीं होता है। फिर हमने देखा कि डिफरेंट स्ट्रेसर्स क्या हैं। स्ट्रेसर्स वो हैं जो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, तो उसके बारे में हमने डिस्कशन की कि कौन से स्ट्रेसेस होते हैं। फिर हमने कहा नेगेटिव स्ट्रेस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या? अगर अपॉर्चुनिटी है विच इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर यू, बट स्टिल यू डोंट नो द रिजल्ट्स, आप अनसर्टन है, प्लस यू नो द इंपॉर्टेंस कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है, तो उसके बारे में बात की। फिर हमने कहा कि सिम्टम्स क्या क्या हैं, साइकोलॉजिकल हैं, फिजियोलॉजिकल हैं और बिहेवियरल सिम्टम्स हैं, कि आपके बिहेवियर में चेंज आता है, लोग जल्दी जल्दी स्मोकिंग करना शुरू हो जाते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, और साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं, बंदा टेंशन में चला जाता है। देन रिड्यूस करने की हमने कहा कि जॉब को अलाइन किया जाए, काउंसलिंग की जाए, कोचिंग की जाए, वो सारी चीजें हमने इसमें देखी। देन वी टॉक्ड अबाउट टाइप ए एंड टाइप बी बिहेवियर्स। टाइप ए वाले लोग अर्जेंसी में होते हैं, हर वक्त वो अर्जेंट, टाइम की अर्जेंसी, 100 चीजों की डिफरेंट अर्जेंसी उनको बहुत ज्यादा होती है। तो और बी जो है, बी लोग ये रिलैक्स होते हैं, दे आर नॉट वेरी टाइम अर्जेंसी इनको नहीं होती। तो इस वजह से मैनेजर्स को ये देखना चाहिए कि टाइप ए के लोग जो हैं ये नॉर्मली ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं चीजों का, टाइप बी के लोग स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेते। देन हमने बर्न आउट की बात की कि बर्न आउट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, कि जब क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाए, लॉन्ग टर्म एंड परसिस्टेंट एंड इंप्रूविंग मीन्स के बढ़ता जाता है हर वक्त, वो उसको हम बर्न आउट कह देते हैं। और फिर हमने बात की कि एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम क्या होते हैं, जो ऐसे प्रोग्राम्स जो एम्प्लॉयज की पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन पे भी परफॉर्म कई दफा ठीक नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से उनके लिए हम उनको असिस्ट करते हैं, उनकी फैमिलीज को भी असिस्ट करते हैं। एंड वेलनेस प्रोग्राम, वेलनेस प्रोग्राम्स होते हैं प्रोग्राम्स टू कीप एम्प्लॉयज हेल्दी, इंक्लूड स्मोकिंग सेसेशन, फिजिकल फिटनेस, वेट कंट्रोल एक्सेट्रा, बिकॉज ये एम्प्लॉयज ठीक रहेंगे तो वो काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करती रहेगी। फिर हमने कहा कि इंटरनेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जो है वो कैसे हो सकती है, कि आप एक फर्स्ट एड बॉक्स रखें कि अगर आपका एक्सपेट्रिएट जा रहा है तो जो मेडिसिन उसको ओवरसीज नहीं मिल सकती उसमें लाजमी रखें, और उसका वैक्सीनेशन की डिटेल जरूर बताएं कि ये वैक्सीनेशन होगी हुई है, ये वैक्सीनेशन नहीं हुई, या कब उसके इंजेक्शन या कब उसकी वैक्सीनेशन जो है वो ड्यू है। देन इन द एंड, टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर्स वी टॉक्ड अबाउट यूनियंस, कि यूनियन क्या होती है। हमने कहा ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्कर्स होते हैं जो मिल के काम करते हैं और ये एम्प्लॉयज के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर उसमें हमने बात की कि इनका इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट ये होता है कि ये वेज को, आवर्स को, टर्म्स ऑफ कंडीशंस को एंड इसको कंट्रोल करते हैं, मैनेजर की डिस्क्रिशन को, कि कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए। देन वाई एम्प्लॉय ज्वाइन यूनियंस, यही सेम फायदे कि उनकी बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, सिक्योरिटी होती है, इन्फ्लुएंस ऑन वर्क रूल्स होता है, और कई दफा कंपल्सरी मेंबरशिप होती है, जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट थे शॉप्स के, यूनियन शॉप्स, एजेंसी शॉप्स, कि कई दफा इफ यू नॉट अ मेंबर ऑफ द यूनियन स्टिल यू हैव टू पे द फी, और कई दफा फिर आपको ओपन एजेंसीज होती हैं, ओपन शॉप्स होती हैं कि आप यूनियन ज्वाइन करें या ना करें। देन कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट हमने बड़ा डिस्कस किया कि इट इज अ बार्गेनिंग बिटवीन टू पार्टीज इन विच वन पार्टी इज अ ग्रुप, इज अ कलेक्टिव, कलेक्ट होके बार्गेनिंग करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। उसका प्रोसेस हमने पढ़ा कि सबसे पहले प्रेपरेशन होती है, फैक्ट्स इकट्ठे होते हैं, उसके बाद आप टेबल पर बैठ के नेगोशिएशन करते हैं, और फिर अगर अग्रीमेंट हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर नेगोशिएशन की तरफ दोबारा चले जाते हैं, और अगर अग्रीमेंट हो जाता है तो फिर जो उसमें फाइनल अग्रीमेंट होता है वो रेटिफिकेशन के लिए यूनियन को दे देते हैं, और फिर अगर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि अगर वो एक्सेप्ट हो गया है तो आप नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देते हैं। बट दिस प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसे ये खत्म होता है तो आप नेक्स्ट की प्रेपरेशन करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमने बात की थी 27 लेक्चर में। देन इन द 28th लेक्चर वी स्टडीड अबाउट ग्रीवियंस, कि कंप्लेन हो तो वो कैसे सॉल्व हो सकती है। ग्रीवियंस क्या है? अ कंप्लेंट रिजॉल्विंग प्रोसेस कंटेन्ड इन यूनियन कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट में ये ऑलरेडी होता है, और उसको फिर आप किस तरीके से सॉल्व करवा सकते हैं, क्या स्टेप्स हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, ये हमने ग्रीवियंस के बारे में पढ़ लिया था। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मॉनिटरिंग, कि इस कॉन्ट्रैक्ट का ख्याल रखना यूनियंस की
विच मीन्स एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स की एंड एम्प्लॉइज की प्लस ऑर्गेनाइजेशन की एंड टॉप मैनेजमेंट की, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको मॉनिटर करें कि ये ठीक चल रहा है। देन वी टॉक्ड अबाउट ग्रीवियंस प्रोसीजर, कि प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो प्रोसीजर में हमने डिस्कस किया था कि पहले स्मॉल लेवल पे एक बात होती है आपस में, देन इफ दे डोंट एग्री तो फिर एक नेक्स्ट लेवल पे बात जाती है, फिर नेक्स्ट लेवल पे बात जाती है, और अगर इन फिर भी एग्रीमेंट नहीं होता तो फिर यहाँ आर्बिट्रेशन इन्वॉल्व हो जाती है। यहाँ से स्टार्ट होके अगर नो चलता रहे तो फिर आर्बिट्रेशन पे बात पहुंच जाती है। आप डायग्राम से रिवाइज करेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगी। फिर हमने आउटकम्स की बात की कि आउटकम जो है अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो आउटकम क्या है। तो उसमें हमने बात की कि स्ट्राइक्स हो सकती हैं या लॉकआउट्स हो सकते हैं। स्ट्राइक का क्या मतलब है कि लोग काम करना छोड़ देते हैं, और ये इलीगल स्ट्राइक्स को हमने वाइल्ड कैट का नाम दे दिया। और लॉकआउट्स क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। लॉकआउट्स ऐसा है कि एम्प्लॉय यूनियन जो है उसके वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस नहीं करने देती ऑर्गेनाइजेशन में, कि ठीक है अगर आपने स्ट्राइक की है, यू डोंट वांट टू वर्क, यू शुड गो, और हम आपकी रिप्लेसमेंट कर लेंगे। तो वो ऑर्गेनाइजेशन की टैक्टिक है उनको प्रेशराइज करने की। देन यूनियन मेंबरशिप की हमने बात की कि यूनियन मेंबरशिप कम क्यों हो रही है। तो उसमें हमने देखा डाइवर्सिटी आ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, मे बी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, या उनके फंड्स कम कर दिए गए हैं। तो बहुत सारे रीजंस हमने डिस्कस किए कि आजकल यूनियनाइजेशन जो है वो कम होती जा रही है। और उसी कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि लेबर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन क्या है। लेबर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन ये है कि नाउ यूनियंस हैव रियलाइज्ड कि वो अगर फाइट ना करें, नेगेटिवली मैनेजमेंट के साथ ना आर्ग्यू करें, ना निगोशिएशंस करें, बल्कि पॉजिटिवली करें, उनको सपोर्ट करें, तो दे कैन गेन मोर देन दे कैन गेन व्हाइल विद फाइटिंग विद देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब वो पॉजिटिव अप्रोच है कि उनकी हेल्प करके उनसे गेन करते हैं, ना कि उनसे फाइट करते हैं। फिर हमने सनशाइन लॉ की बात की कि ये डिफरेंट कंट्रीज में लॉज हैं कि अगर कोई यूनियन और एम्प्लॉइज के यूनियन एंड ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को पब्लिक किया जाए, पब्लिक को बताएं कि किस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो हो रहे हैं। फिर हमने यूनियनाइज परसेंटेज की बात की कि डिफरेंट कंट्रीज में यूनियनाइजेशन की क्या परसेंटेज है। इसमें हमने देखा कि चाइना में यूनियनाइजेशन ज्यादा है, 90% थी, और जो फ्रांस में है वो 8% थी। तो ये डिपेंड करता है कंट्री के लॉज पे और डिफरेंट चीजों पे। देन द लास्ट लेक्चर वाज लेक्चर नंबर 30। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में लेबर रिलेशंस को देखा था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि लेबर राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है, देन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और फिर उसका टर्मिनेशन किस तरीके से हो सकता है। देन वी टॉक्ड अबाउट पेड लीव्स कि कितनी है कितनी नहीं है, देन अदर लीव्स इंटाइटलमेंट्स, और इक्वालिटी की बात की, देन पे इश्यूज, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के कोई भी एम्प्लॉय कोई भी सिटीजन जो है वो यूनियन बना सकता है, वो एसोसिएशन बना सकता है। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि बिफोर एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। फिर हमने इसके इंग्रेडिएंट्स को देखा कि उसमें नाम होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होनी चाहिए, एंड देन टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे हो सकता है और उसकी क्या क्या तरीके हैं। 1 मंथ नोटिस देना है परमानेंट एम्प्लॉय के लिए और है, नॉन परमानेंट के लिए जो है वो और है। तो ये हमने सारा जो है लेक्चर 15 to 30 अपनी रिविजन कर लिया है। दिस वॉज द लास्ट लेक्चर एंड इंशाल्लाह आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और आप इसको रिवाइज करते रहेंगे, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक टू डू गुड इन योर स्टडीज, एंड उसके बाद भी आप ग्रेजुएशन के बाद भी इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। सो कीप डूइंग वेल एंड ट्रस्ट इन गॉड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।